नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन का, नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त की यह कविता। और आज के हिंदी दिवस के इस विशेष आयोजन पर मैथिली शरण गुप्त की इन पंक्तियों के साथ मैंने शुरू किया है। हम जस्ट इस तरफ संकेत करना चाहते हैं कि हिंदी में कितना हर विषय पर, हर विधा में बहुत कुछ लिखा गया है। चाहे वो रोमांस की बात हो, चाहे वो देशभक्ति की बात हो, करुणा हो, विरह हो, भक्ति हो, बहुत कुछ है। और यही जो विविधता है हिंदी की, और इन सारी चीजों में अगर आप देखिएगा, अगर हिंदी साहित्य में भी देखिएगा या हिंदी बोलचाल में भी देखिएगा, तो किस तरह से आंचलिक शब्दों का प्रभाव उस अंचल के साहित्यकारों पर भी दिखता है और उस अंचल के हिंदी बोलने वाले लोगों पर भी साफ तौर से पड़ता है। और अगर हम उसकी बात करें, और देखिए हर परिस्थिति के लिए कैसे हम अपने आप को संभाल सकते हैं, साहित्य की बात हो, संस्कृति की बात हो, सही सबसे मुख्य बात है कि हम जिस परिस्थिति में हैं, हम कैसे वहां पर हौसला को पा सकें, कैसे संघर्ष से मुकाबला कर सकें, किसी भी कष्ट को हम कैसे झेल सकते हैं। और उसके जब भाव निकल कर आते हैं, जब रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि पिस जाचा जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो इस तरह के भाव, इस तरह की अभिव्यक्तियां, और आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे असम में, पूर्वोत्तर में हिंदी कैसे यहाँ की जो स्थानीय भाषाएं हैं, असमिया हैं, उसके साथ कैसे आगे बढ़ी है, और हिंदी में किस तरह के आजकल असम में जो युवा कवि हैं जो हिंदी में कविता कर रहे हैं, वो किस तरह की धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज के इस विशेष आयोजन में हमारे पास दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रीतामणि वैश्य, आप प्राध्यापक हैं गुवाहाटी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, और हमारे साथ हैं पुष्पा सोनी जी, आप कवित्री हैं और आपकी कुछ किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। पुष्पा जी, सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो एक वंदना अभी गेय जो आप गाती हैं, उसकी कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए शुरू करें। जी, सर्वप्रथम आप सभी को मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूं और कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे को नमन करके करती हूं। ज्ञान दो वरदान दो हे मात वीणा दायिनी, ब्रह्मचारिणी चंद्रकांति जगति बुद्धि दायिनी, श्वेत वस्त्र और पुष्प पीले शोभते तुमको सदा, मृदु सरल सी मां सरस्वती शारदा वरदायिनी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी। और रीता जी, जैसा आप जानती हैं कि भारत बहुभाषी देश है, बहुत सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं, और उन भाषाओं के बीच, उन भाषाओं के साथ हिंदी किस तरह से विकसित होती रही है, और उन भाषाओं के शब्दों को भी आत्मसात करके उन क्षेत्रीय या आंचलिक बोलियों या भाषाओं के शब्दों को हिंदी में समेटकर और फिर पूरे देश में उन शब्दों को परिचित कराती रही है। और आपने असमिया और हिंदी के बीच कई गंभीर काम किए हैं जो मुझे जानकारी में मिली है, और आप लगातार उस दिशा में प्रयास कर रही हैं। तो किस तरह से आप असमिया को हिंदी में लाने का प्रयास कर रही हैं, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। तो भारत तो बहुभाषी देश है, सबको पता है, और सैकड़ों भाषाएं इसमें हैं, और खासकर हम अगर पूर्वोत्तर की ही बातें करें, लगभग
150 भाषाएं कहें या बोलियां कहें, 150 के आसपास भाषाएं हैं। और इस क्षेत्र में खासकर पूर्वोत्तर भारत में हिंदी एक विशेष भूमिका अदा कर रही है। और जैसे मैं असमिया से हिंदी में काम कर रही हूँ या हिंदी से भी असमिया में काम कर रही हूँ, अनुवाद के क्षेत्र में खासकर मेरा काम रहा है, तुलनात्मक साहित्य में भी काम रहा है कुछ थोड़ा बहुत जी। तो उसमें क्या है, जब मैंने अपना काम किया है या शोधार्थियों को करवाया है तो मैंने पाया है कि इस क्षेत्र के कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका हूबहू उसी भाव के साथ हिंदी में शब्द नहीं मिलते। नहीं मिलते, हाँ, हर एक भाषा की अपनी विशेषता होती है। उसी तरह से हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द हैं हूबहू उसका मतलब शब्द का अर्थ सहित अनुवाद असमिया में नहीं हो पाता जी। तो ऐसे मामलों में मैं क्या करती हूँ, उन असमिया शब्दों को ही हिंदी में प्रयोग करती हूँ। जैसे एक असमिया में शब्द है देवता, देवता उसको हिंदी में पिताजी कहा जा सकता है, असमिया में भी हम पिता बोलते हैं, लेकिन देवता में जो स्वाद है, जो मिठास है, देवता से बना है ऐसा हम मानते हैं, या आइटा, तो मैं मानती हूँ कि उन शब्दों को उसी रूप में हिंदी में भी या तो हम उर्धकमा के अंदर रखें, ब्रैकेट में उसका अर्थ दे, या फुटनोट या एंडनोट दे के भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। अभी संविधान, आपने इशारा किया है, संविधान में भी ये प्रावधान रखा गया है कि आंचलिक भाषाओं के शब्दों को हिंदी आत्मसात करें। बिल्कुल, इसका प्रावधान संविधान ने भी हिंदी को दिया है। तो इतनी भाषाओं का ये क्षेत्र है, तो अगर हम उन शब्दों को हिंदी के बीच जहां आवश्यकता पड़े लेके चलते हैं तो उन भाषाओं का भी विकास होगा और हिंदी जो है उसका भी प्रसारण होता रहेगा। आपने बहुत सही बात की। और मुझे लगता है कि मुख्य रूप से जो हिंदी और जो आंचलिक भाषाएं हैं उनके बीच जो मधुर संबंध रहे हैं, और यह लोग महसूस भी कर रहे हैं कि हिंदी से किसी भी आंचलिक या क्षेत्रीय भाषाओं को कभी कोई खतरा नहीं हुआ। नहीं। और जब 1949 में 14 सितंबर को जब हिंदी को राजभाषा दर्जा दिया गया, तो उसके पीछे भी यह धारणा थी कि धीरे धीरे हिंदी सभी क्षेत्रीय भाषाओं को एक साथ लेते हुए, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि सभी भाषाएं एक नदी की तरह हैं और हिंदी महानदी है। जी। और मुझे लगता है कि आपको याद होगा, एक बार एक जगह पर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने भी कहा है कि असमिया सीखने के बाद सबसे पहले अगर किसी और भाषा को सीखने की जरूरत है तो वह हिंदी है, क्योंकि हिंदी पूरे देश में समझी जाती है। जी। तो यही मुझे लगता है, जैसे आपने अनुवाद में बात की, जैसे अब ढेकिया साग असम में एक प्रिय साग है जी। और लेकिन ढेकिया साग का हिंदी में अनुवाद नहीं है, तो ढेकिया साग सीधा सीधी हिंदी में आ गया ढेकिया साग के रूप में जी। तो इस तरह के कई शब्द हैं, कई मछलियां ऐसी पाई जाती हैं जो इसी प्रांत में हैं, दूसरे जगह पर वो मछलियां नहीं मिलती हैं। तो उनके लिए आपने सही कहा कि उस तरह के शब्दों का प्रयोग करना भी चाहिए और किया भी जा रहा है। जी। तो यही खूबी है हिंदी की। पुष्पा जी, मैं चाहूंगा कि हमारी बातचीत चलती रहे, इस बीच में एक और आपसे कविता सुने हम लोग, तो आपकी एक कविता सुनना चाहूंगा। धन्यवाद रवि जी। और अभी आप लोगों की बातें मैं हिंदी के विषय में सुन रही हूँ, तो एक मैं मुक्तक हिंदी को समर्पित करना चाहूंगी। हिंदी को कहने से अधिक अच्छा होगा कि मैं हिंदी की व्यथा को समर्पित करूं। जी। भूले देवनागरी को रोमन हो चली हिंदी, भूले देवनागरी को रोमन हो चली हिंदी, न लगती अब खड़ी पाई विरामों पर लगे बिंदी। ये कैसा दर्द भाषा का समझता ही नहीं कोई, ये कैसा दर्द भाषा का समझता ही नहीं कोई, हृदय में वेदना लेकर अश्रु छलका रही हिंदी। और जैसा कि आपने कहा कि आंचलिक भाषाएं, उसी तरह कई भाषाओं को हिंदी ने आत्मसात किया है। इसकी अगली कड़ी, वो उर्दू हो या अंग्रेजी,
सदा देती पना सबको, वो उर्दू हो या अंग्रेजी, सदा देती पना सबको। आंचल में लिए ममता, वो माँ की गोद सी हिंदी। त्याग ये भार तेंदु का व्यर्थ ना, अब करो कोई। आज भर अंजुरी प्रण ले, कि मुस्काए सदा हिंदी। आज भर अंजुरी प्रण ले, कि मुस्काए सदा हिंदी। आपने बहुत अच्छी व्यथा कही है कि कई जगह तकनीक के आने की वजह से हिंदी में कई जगह समझौते की स्थिति करनी पड़ रही है, क्योंकि डीटीपी में, कंपोजिंग में या जैसे और। लेकिन मुझे ये लगता है कि हिंदी को अगर आगे बढ़ना है तो तकनीक जो आजकल आ गई है, उस तकनीक का उपयोग तो आपको करना ही करना होगा। अब मोबाइल पर हिंदी, अब चूंकि किताब और इन सारी चीजों की चीजें कमती जा रही हैं उसके पाठक, लेकिन हिंदी के पाठक नहीं कमे हैं जी। वो उपकरण बदल गया है। पहले किताब पढ़ते थे, पत्रिकाएं पढ़ते थे, अब लोग मोबाइल पर देखते हैं जी। और मोबाइल पर हर चीज उपलब्ध है। आपको हिंदी में कोई गाना सुनना हो, कोई कविता पढ़नी हो, सारी कविताएं हिंदी में। तो कहीं ना कहीं तकनीक की वजह से भी कुछ परेशानियां, जैसे हिंदी बिंदु, अब उसकी जगह पहले आधा न का प्रयोग होता था, और अब हर सही के ऊपर एक बिंदी देकर द बड़ी लिख दिए तो हिंदी हो गई। तो ये सारी चीजें, और मुझे लगता है कि एक चीज अगर हिंदी को लोकप्रिय बनाना है, और अगर आज हिंदी लोकप्रिय है तो उसकी एक बड़ी वजह है कि हिंदी की सरलता, सहजता। और रीता जी, आप सहमत होगी कि अज्ञे ने भी स्पष्ट तौर से एक जगह पर कहा था कि मानक नियमों से बंधी और सार्वभौम रूप से स्वीकार्य हिंदी महज सरकारी अधिसूचनाओं और नियमनों के लिए तो अच्छी हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन और मानकीकरण का साक्षरता से तर्क हो सकता है। राष्ट्रीय भाषा नहीं हो सकती है वैसी हिंदी। इसलिए हिंदी को सरल और सरस भाषा बनाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस बारे में लगातार बातें होती रही हैं कि साहित्य या नियामक या मानक हिंदी आप जिसको बोलते हैं, और उससे अलग भी एक हिंदी का एक बहुत बड़ा संसार क्षेत्र है जी। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि हिंदी सिर्फ शिक्षित वर्गों की भाषा नहीं है, सिर्फ मतलब शोधार्थियों या अध्यापकों की भाषा नहीं है। हिंदी सारे भारत के आम लोगों की भाषा है। आम लोगों की भाषा। हाँ, ये मतलब इसका जो लौकिक रूप है वो समय समय पर वो बदलता रहता है। इसलिए मतलब एक ही हिंदी है, लेकिन इसके कई बोलियां हैं, कई रूप हैं। अब यही देखिए, असम के लोग जब हिंदी बोलते हैं, असमिया शब्दों को खींच के ले आते हैं, उसी को आप हाफलंग में जाके देखेंगे एक दूसरा रूप, अरुणाचल में हिंदी का और एक तीसरा रूप मिलेगा। तो इसी कारण क्या होता है, जितनी विविधताएं हैं अंचलों में, क्षेत्रों में जितनी विविधता है, उसी हिसाब से हिंदी भी बदलती रहती है। और उसको अगर हम कड़े नियमों से पकड़ेंगे तो उसका विकास स्तब्ध हो जाएगा, ये तो तय है। इसलिए क्या है, ये जो मुक्त या खुलापन जो है वो हिंदी की खासियत है। संविधान में भी प्रावधान दिया है और उसी की तरह हिंदी बदलती जा रही है और वो विकसित भी होती जा रही है। हाँ, नहीं, कुछ जैसे भाषा पंडित लोगों को बड़ी आपत्ति होती है कि वो एक कट्टरता एक तरह की होती है कि नहीं, इसी तरह की होनी चाहिए। तो वैसे में उसका जो सहज स्वभाव है आगे बढ़ने का, वो संभव नहीं है। अब अगर आप राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली में हिंदी की बात करें तो उसमें रण, न शब्द का प्रयोग हर चीज में ज्यादा प्रयोग होता है। लेकिन आप जैसे मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेंगे तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग ज्यादा हो जाएगा। और पूर्वोत्तर में यह आम बात है कि आप किस जगह पर ठहरे हैं कि पूछने पर सामने वाला बताएगा। अरुणाचल के लोगों से मेरी बात हुई, आप कहाँ बैठा है, आप कहाँ बैठा है मीन्स कि आप कहाँ रुके हैं जी। ये भी एक हिंदी है। और अरुणाचल में ये भी है साथ में, लड़का हो या लड़की, हम जाएगा हम खाएगा, तो पुंलिंग रूप में ही उसका प्रयोग करते हैं। वो असम में भी ये देखा जाता है, क्योंकि असमिया में ये लिंग
की समस्या नहीं है, असमिया भाषा में नहीं है, नहीं है। और लेकिन वही असमिया भाषी जब हिंदी बोलते हैं तो उसमें चूंकि उनकी मूल स्वरूप में कहीं पर लिंग नहीं है, तो इसलिए वो आता है, आती है, ये है, और ये स्वीकार्य है। लोग इसको सहज भाव से लेते हैं, और हर क्षेत्र का अपना अलग अलग उच्चारण है। जी। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो असमिया से हिंदी में जो लगातार चीजों को ला रही हैं, साहित्य को, और सबसे बड़ी बात है कि आप तुलना कर रही हैं जी। तो, और आप हिंदी असमिया भाषी, ज्यादातर आपके छात्र असमिया भाषी हैं, बिल्कुल, उनको आप हिंदी पढ़ाती हैं, तो वो क्यों हिंदी पढ़ना चाहते हैं, या उनको पढ़ाने में आप को किस तरह का आनंद मिलता है? जी। यहाँ तो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, गुवाहाटी विश्वविद्यालय हो या इसके एफिलिएटेड कॉलेज में हो, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के कॉलेजों में भी अभी हिंदी आ गई है विषय के रूप में। तो जब हम पढ़ते थे तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या उतनी नहीं थी जी, लेकिन अब अगर सीटों की संख्या है 20, आवेदन मिलते हैं 100 से ज्यादा, तो हर एक कॉलेज में हिंदी का भी डिमांड है, विश्वविद्यालयों में है। अभी हिंदी जीवन की एक जरूरत सी बन गई है। अगर कोई सिर्फ नौकरी मिलेगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये भी बात सही है कि मतलब हिंदी में अभी भी संस्थापन की सुविधा जो है वो बहुत अधिक है। हर एक स्कूल में हिंदी की आवश्यकता है, कॉलेजों में भी है, विश्वविद्यालयों में है, ऑफिसों में भी है। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है, कोई अगर व्यापार भी करना चाहे तो हिंदी के बिना पूरे भारत में, भारत के बाहर भी देखे तो हिंदी के बिना संभव नहीं है। तो इस जरूरत जो है, हिंदी की आवश्यकता जो बढ़ती जा रही है, इससे अभी के छात्र भलीभांति परिचित हो रहे हैं और हिंदी के प्रति उन लोगों की रुचि बढ़ रही है। मैं और एक बात साथ में जोड़ दूं, आपने थोड़े समय पहले जिक्र किया था कि हिंदी किस तरह से आंचलिक भाषाओं को लेकर विकसित हो रही है, और हिंदी आंचलिक भाषाओं के लिए बिल्कुल ही बाधा नहीं है। अभी पूर्वोत्तर में हाल ही में एक संस्था बनी है, एक साल से ज्यादा हो गया, पूर्वोत्तर साहित्य नागरी मंच। अच्छा, आपको पता है उसके बारे में? तो उसमें क्या हो रहा है, 8 राज्यों के लोग, ये स्थानीय लोग, हिंदी के जानकार जो भी है, वे लोग क्या कर रहे हैं कि हम अपनी भाषा में ही बोलते जाते हैं। हम अगर आंदोलन करते अपनी भाषा में करते, हम यहाँ क्या कर रहे हैं दूसरी भाषाओं के लोगों को पता नहीं है। कविता लिख रहे हैं, सुंदर सुंदर कविता, अभी सोनी जी सुंदर सुंदर कविता सुना रही है, सबको पता है। अगर एक आंचलिक भाषा में सुनाते तो इसका जो स्वाद है दूर दूर तक लोगों को नहीं पहुंच पाता। तो सबने मिलकर क्या किया है, हमारे आंचलिक साहित्य को धीरे धीरे हम हिंदी में एक तो रूपांतरित कर रहे हैं, लिप्यांतरण कर रहे हैं, साथ में उसका हम अनुदित रूप ला रहे हैं। खासी साहित्य का अनुवाद हो रहा है, मिजोरम की विविध भाषाओं का, बोलियों के साहित्य का अनुवाद हो रहा है, त्रिपुरा की भाषाओं का हो रहा है। इस मंच के जरिए, पूर्वोत्तर साहित्य नगरी मंच के जरिए हम पूर्वोत्तर सृजन पत्रिका का प्रकाशन कर रहे हैं। उसमें से 8 राज्यों के साहित्य को हम ले रहे हैं, और हमको ये एहसास हो रहा है कि नहीं, कि हिंदी के जरिए इन भाषाओं का विकास हो रहा है। हिंदी बाधक नहीं है, बल्कि हमारी भाषाओं के लिए साधक सिद्ध हो रही है। अब जैसे काग बराक, अगर काग बराक भाषा से हिंदी में अनुवाद नहीं होता, कितने छोटे से समूह की भाषा है, बिल्कुल जी, त्रिपुरा में बोली जाती है। अब अगर उससे हिंदी में अनुवाद नहीं होता तो मैं गुवाहाटी में बैठा हूं, मुझे नहीं पता चलता कि काग बराक भी कोई भाषा है और इतनी समृद्ध भाषा है जी। और इस तरह के पूर्वोत्तर में कई एक छोटे से समूह की बोलियों में, कहानियों में जो चीजें हैं, अगर उसका, मैं जब विभिन्न जगहों पर जाता हूं तो मैं तो लोगों से आह्वान करता हूं कि आप अपनी मातृभाषा जानते हैं और आप हिंदी जानते हैं, तो मातृभाषा की जो लोक कथाएं हैं, जो लोकगीत हैं, उसको आप हिंदी में लेकर आइए, और फिर वो हिंदी के माध्यम से पूरे देश में, नहीं तो ये सारी चीजें लुप्त हो। कई साहित्य तो मौखिक साहित्य है जी। आप अगर पूर्वोत्तर में आप देखें तो कई सारी चीजें, अधिकतर जो साहित्य है तो मौखिक है, क्योंकि अधिकतर भाषाओं की लिपि नहीं है। लिपि नहीं, मैते की है और असमिया की है,
दो चार को छोड़ के तो खासी की लिपि है, रोमन रोमन यूज करते रोमन लिपि हैं। है। मिजोरम में रोमन यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं उसका, लेकिन अपनी जो लिपि है वो नहीं है। नहीं होने से या तो वो लोग भूलने लगे हैं या खोने लगे हैं। तो इसलिए मतलब अगर उसको अनुदित करके हिंदी के जरिए लाया जाए, और बहुत सुंदर सुंदर लोक कथाएं अभी जिक्र किया आपने, तो ये जो भाषाएं हैं पूर्वोत्तर भारत की, इतनी अच्छी अच्छी लोक कथाएं हैं, इतने अच्छे अच्छे लोकगीत हैं, जब अनुदित होके हमारे सामने आता है तो बहुत ही एक अद्भुत सुंदर अनुभूति हमें मिलती है। ये जो साधु कथा, असमिया में साधु कथा बोलते हैं जी, हाडू कथा। हादू कथा, हाँ, कितनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं उसमें। अब हालांकि उसका हिंदी में अनुवाद होने लगा है और जी। हो चुका है, जी। और कविताएं भी बहुत सारी लिखी जा रही हैं असमिया में। पुष्पा जी, मैं फिर आपसे एक कविता सुनाने का आग्रह करूंगा। जी अवश्य। और क्योंकि हम हिंदी भाषा की बातें कर रहे हैं, हमारे देश की बातें कर रहे हैं, माँ भारती की बातें कर रहे हैं, तो अभी मैं चाहूंगी कि मैं हमारे देश को, माँ भारती को नमन करते हुए, उनके शहीदों को नमन करते हुए एक गीत प्रस्तुत करूं। है शहीदों को नमन जो जान लुटाते हैं, है नमन माँ भारती जिसको बचाते हैं। ए जवान नमन तुमको, हिंदुस्तान नमन तुमको। धन्य हो तुम जो तिरंगे में चले आते, दुश्मनों की दाग छाती तुम भी सो जाते। किया बलिदान नमन तुमको, हिंदुस्तान नमन तुमको। रोग का ये डर नहीं तुमको सताता है, देश से है प्यार बस ये एक नाता है। तुम महान नमन तुमको, ए जवान नमन तुमको। अर्ज है प्रभु से मेरी गर तुम बता पाओ, अर्ज है प्रभु से मेरी गर तुम बता पाओ। जन्म ले हर बार मेरी गोद में आओ, जन्म ले हर बार मेरी गोद में आओ। हो अभिमान नमन तुमको, ए जवान नमन तुमको। बहुत अच्छी भावना का आपने इजहार किया है अपनी इस कविता में, और कहा शहीदों का। और जब हम लोग देशभक्ति की कविताओं की बात करते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ज्यादा गीत नहीं लिखे जी। और वो अपने कुछ कविताओं के माध्यम से कालजयी हो गई। अब उन्हीं की जो है कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सन चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें जो एक संदेश, वो जो राष्ट्रीयता का बोलिए या वीर रस का जो भाव देखिए, इस तरह की जो कविताएं असमिया में भी हैं, अगर आप उस पर संक्षेप में कुछ रोशनी डाल पाएं। ऐसे असमिया, एक तो वीर जवान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफी कुछ गाया गया था। जी जी जी। हाँ, असमिया में जो कविताएं हैं उसमें और एक जरूरी बात यह है कि इतिहास को अगर देखे, देशभक्ति कहने से असम को ही देश माना गया अधिकतर कविताओं में। भूपेन हजारिका के गीतों को देखिए, देश माने जब कहते हैं मानो असम को ही देश कहा गया है। অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দেশৰ সূৰ্য উঠা দেশ। तो इस तरह हिंदी में जिस तरह के देशभक्ति की कविताएं हैं
उसमें असमिया में लेकिन थोड़ा फर्क है। नहीं, लेकिन जो देश की बात आपने कही ना, जैसे असम में रहने वाला कोई आदमी बिहार का है तो वो भी बोलता है कि मैं देश जा रहा हूँ, बिल्कुल बिहार जा बिल्कुल, वो देश का संदर्भ यहाँ घर से है, घर से है वो, अपने इलाके से है जी। और निश्चित रूप से इस तरह की जो भावना है, जो राष्ट्रीय भावना, इसमें मैं एक जोड़ दूं कि इसका भाव लेकिन सबसे पहले शंकरदेव की रचनाओं में है। शंकरदेव ने अपनी रचना में 56 बार राष्ट्रीयता की बात की है, भारत माता का गुणगान किया है। इस पर लेकिन चर्चा बहुत कम होती है, बार बार कहे, भले ही वे यहाँ से थे, असम से थे, लेकिन कई बार धन्य भारत भूमि, भारत में जन्म हुआ है तो हमें अच्छे काम करने, इस तरह के लेकिन संदेश सबसे पहले शंकरदेव की रचनाओं में मिलते, उसके बाद माधवदेव से होके ये परंपरा आगे चली है। नहीं, निश्चित रूप से, और यही आज के जो हमारा जो ये कार्यक्रम था, और मैं इसलिए भी चाहता था आपको आमंत्रित करने का कि किस तरह से असमिया और हिंदी एक साथ मिलकर आगे बढ़ रही है और दोनों एक दूसरे को समृद्ध कर रही जी, हैं। जी। आज के इस आयोजन में आने के लिए पुष्पा सोनी जी और रीता मनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपको आज का यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। मैं अपनी बात जस्ट निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की इन पंक्तियों से करना चाहता हूं। कितनी मार्मिक कविता है, वह आता दो टूक कलेजे को करता, पेट पीठ दोनों मिलकर हो गए हैं एक, चल रहा लुकटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। और यही खूबसूरती है हिंदी की, और हिंदी सहज सरल और हर भाव में व्यक्त होती रही है और होती रहेगी। इसलिए हिंदी बोलना कठिन नहीं है, हिंदी समझना कठिन नहीं है। बस आप चाहिए, आप जैसा बोल पाते हैं, जो बोलेंगे वही हिंदी है और यही हिंदी है। धन्यवाद।